Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about the pollution, different type of pollution, their existence and their types. Now today I am going to summarize all together by the flowchart. Then after we will start air pollution. Pollutants. समराइज करते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स को. फर्स्ट हमने आपको बताया था एग्जिस्टेंस के बारे में कि किस तरह से पोल्यूटेंट एग्जिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड किए जा सकते हैं. Existence of pollutant can be divided into two types, qualitative and quantitative. Qualitative, quantitative. Qualitative and quantitative. Qualitative, that means do not occur naturally. जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो क्वालिटेटिव है ये नेचुरली नहीं पाए जाते. दे आर ह्यूमन मेड, दे आर डेवलप फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे DDT है, पेस्टिसाइड्स है, लाइक दैट. तो ये ह्यूमन मेड है. ह्यूमन मेड. उसके बाद क्वांटिटेटिव, these components is developed from the concentration of natural resources. जो नेचुरल रिसोर्सेज है अगर इनका कंसंट्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर जाए, तो ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, लाइक दैट. नेचुरल like carbon dioxide, carbon monoxide, NO2 gases, etc. All right. Now look at the natural disposal. Next. नेचुरल डिस्पोजल. जो नेचुरल डिस्पोजल्स हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये तो आप जानते ही. बायो डिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल जो आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं, जैसे कि सीवेज, ठीक है, एंड हाउस होल्ड पॉल्यूशंस. नॉन बायोडिग्रेडेबल्स में सभी आ जाते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स, रेडियो एक्टिव मेटल्स, DDT है, और केमिकल एजेंट्स हैं, प्लस प्लास्टिक्स हैं. तो ये सभी आ जाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. प्लास्टिक्स है, हैवी मेटल्स है, एंड उसके कंपाउंड्स हैं, DDTs हैं, ये सभी आ जाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. ऑलराइट. उसके बाद नेक्स्ट आता है परसिस्टेंट. तो किस हिसाब से हम पॉल्यूटेंट को डिवाइड कर सकते हैं कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, उसके लिए परसिस्टेंट.
यहाँ पर हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं पर्सिस्टेंट को, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट पे हमने डिस्कस किया था कि ये परसिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हिच एडेड इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट को हम ऐड करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक वेस्टेज है और वायरस है, DDTs है, लाइक दैट। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ये है जो इंट्रैक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट के इंट्रैक्शन से बनते हैं और इसकी वजह से टॉक्सिक चीज़ें रिलीज होती हैं, जैसे पैन, जिसको हम पैरोक्सिल नाइट्रेट कहते हैं, और ओजोन। ठीक है, प्राइमरी, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, प्लास्टिक वेयर DDTs। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है पैन, PAN, इसका फुल फॉर्म लिख लो। पैन का फुल फॉर्म है पेरोक्सी एसिल नाइट्रेट्स एंड ओजोन। ओके, तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स। नाउ हेडिंग डाल दीजिए एयर पॉल्यूटेंट। There are two main categories of air pollution. First one is gases and दूसरा है particulates. Particulate. Okay. Now what is gaseous? The gaseous material includes various gases and vapors of volatile substances of the compound which is boiling point below than 200 डिग्री सेल्सियस। तो गैसियस मटेरियल्स में सभी गैसेस आ जाते हैं, ठीक है, वेपर्स आ जाते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस आ जाते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है, उनको हम कहते हैं गैसियस मटेरियल। All those gases which is found in environment and their boiling point is less than 200 degrees Celsius. ओके, इनको हम कहते हैं गैसियस, राइट। नेक्स्ट आता है पार्टिकुलेट मैटर। द पार्टिकुलेट मैटर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स, जिसको हम एरोसोल्स कहते हैं, स्मॉल एनफ टू रिमेन सस्पेंड इन द एयर। ठीक है, पार्टिकुलेट इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि ये काफ़ी समय तक एयर में सस्पेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शूट, स्मोक, डस्ट, एस्बेस्टॉस, फाइबर, पेस्टिसाइड्स, राइट। सब मेटल्स जैसे कि मर्करी है, कैडमियम है, कॉपर है, आयरन है, एंड आल्सो बायोलॉजिकल एजेंट लाइक डस्ट माइट्स, फ्लावर पॉलेंस,
ये काफ़ी समय तक एयर में सस्टेन कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर में लिख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें पाया जाता है सूट, शूट, स्मोक, डस्ट, इसके साथ साथ पाया जाता है लाइक सम मेटेलिक एलिमेंट जैसे मरकरी, लेड, आयरन, और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। कुछ बायोलॉजिकल एलिमेंट पाए जाते हैं जैसे माइट्स, पॉलन, ग्रेन्स एटसेट्रा। ये भी हवा में काफ़ी समय तक सस्पेंडेड रह सकते हैं, ठीक है। Atmospheric particles having diameter is less than 10 micrometer generally settle out in less than a day, ठीक है। जिनका साइज, जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम है वो जल्दी सेटल आउट हो जाते हैं, whereas the particles with diameter 1 micrometer or less than that remain suspended in air for weeks। वो एक हफ्ते 10 दिन तक एयर में सस्पेंडेड रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल अगर साइज ग्रेटर है 10 माइक्रोमीटर तो ये 1 डे में सेटल हो जाते हैं। आवर्स, ठीक है। अगर पार्टिकल की साइज कम है, कितना, अगर पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन, लेस देन कितना, 1 माइक्रोमीटर, do not settle and suspended 7 to 10 days एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम शॉर्टकट में CPCB कहते हैं, the particulate sites 2.5 micrometer or less diameter are responsible for the causing harm human health as inhaled deep into the lungs and cause breathing and respiratory symptoms like irritation, inflammation, damage to lungs and premature death। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से 2.5 माइक्रोमीटर या उससे लेस जो डायमीटर के पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं वो इन्हेलेशन के बाद लंग्स में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, या रिस्पायरेटरी सिस्टम्स जैसे कि इरिटेशन या फिर इन्फ्लेमेशन, या लंग के डैमेज होने का खतरा, या प्रीमेच्योर डेथ होने की संभावना है। तो CPCB के हिसाब से, CPCB, the size of particulate matter PM 2.5 micrometer or less than that is harmful and it is pollution, ठीक है। 2.5 माइक्रोमीटर जितने हैं या इससे छोटे हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। Okay, now
मेजर एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट। मेजर एयर पॉल्यूटेंट, फर्स्ट नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, द फर्स्ट थिंग इज द सोर्स। ये कहां से मिलता है? सोर्स carbon monoxide is the main air pollutant which is released from the smoke of automobiles. रिलीज होता है स्मोक ऑफ ऑटोमोबाइल्स। दूसरी चीज इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली टॉक्सिक गैस and it combines with the hemoglobin of the blood and block the transportation of oxygen. ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज होता है तो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो कंबाइन हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और इसकी जो रिएक्शन की पावर है वो ऑक्सीजन से करीब 200 से 300 गुना ज़्यादा है। यानी हीमोग्लोबिन ज़्यादा अट्रैक्ट होती है कार्बन मोनोऑक्साइड पर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर लेती है, और अगर ऐसा हुआ तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है और इसकी वजह से जो रिस्पायरेशन है वो इम्पायर्स हो जाती है, रुक जाती है, और इसकी वजह से एस्फाइजिया या डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो उसके बाद लिख लीजिए इफेक्ट। सीधे पॉइंट पर लिखते, एस्फाइजिया, डेथ ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सेकेंड क्या करता है? इम्पेयर्ड द रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को रोक देता है। ब्लॉक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, react with हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। तो दैट इज़ वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, क्योंकि जो इफ़िशियंसी होती है वो ज़्यादा पाई जाती है हीमोग्लोबिन की अटैचमेंट के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड से इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज़ वाई ये आसानी से हमारे ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर लेती है। नेक्स्ट, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि बेंजो, प्रोपीन, मेथेन, बेंजीन एटसेट्रा। 3,4 बेंजो प्रोपीन। ऑलराइट, तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन जिसमें 3,4 बेंजो, पायरीन, मेथेन, बेंजीन्स आते हैं,
इनके सोर्सेज क्या हैं? दे आर बेसिकली रिलीज्ड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, चाहे वो कोल हो या पेट्रोल हो या डीजल हो। जब इसको बर्न करते हैं तो गुड अमाउंट में मेथेन रिलीज़ होती है और दूसरे बेंजीन और बेंजोपायरीन रिलीज़ होते हैं। तो मेथेन इज़ द मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर एंड इट्स मेन रिसोर्स इज़ मार्सी एरिया एंड पैडी फील्ड। जो मेथेन रिलीज होते हैं उनका मेन सोर्स है पैडी फील्ड या फिर मार्सी एरिया। लिख लीजिए सोर्स। फर्स्ट सोर्स है ऑटोमोबाइल्स, नेक्स्ट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कोल हो, सभी। पेट्रोल, डीजल, कोल एटसेट्रा। ऑलराइट, अब इसे अच्छा मीथेन, जो मीथेन है इसका मेन सोर्स होता है मार्सी एरिया या फिर पैडी फील्ड। नेक्स्ट, इससे होने वाले असर क्या होते हैं बॉडी के? तो इफेक्ट लिख लीजिए, इफेक्ट। हाइड्रोकार्बन्स काजेज लंग कैंसर। जो हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा अमाउंट में इनहेल करते रहते हैं, ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर गुड अमाउंट में ये हाइड्रोकार्बन्स उनको मिलते रहते हैं, तो इसकी वजह से लंग कैंसर होने के चांसेस हैं। लंग कैंसर। ओके, नेक्स्ट आता है इथाइलिन। लेकिन इसके पहले एक पॉइंट और, जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, ये मेजर हाइड्रोकार्बन है जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, जिनकी वजह से कैंसर होता है। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन इज द मेजर सोर्स ऑफ कैंसर, लंग कैंसर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इथाइलिन। इथाइलिन, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ इथाइलिन? ये भी कहाँ से निकलते हैं? ऑटोमोबाइल से, चिमनी से। सोर्स लिख लीजिए, ऑटोमोबाइल्स, चिमनी, ये मेन सोर्सेज है इथाइलिन के। इफेक्ट, falling of leaves without any particular reason, falling of flowers bud before time। तो अगर इथाइलिन ज़्यादा इन्वायरमेंट में है तो इसकी वजह से जो लीव्स है प्लांट की वो समय से पहले गिर जाती है, और जो फ्लावरिंग है, बड है, वो भी समय से पहले गिर जाते हैं। इफेक्ट, प्री मैच्योर लीफ फॉल, मैच्योर लीफ फॉल एंड इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, एंड बर्ड्स ऑफ फ्लावर। That is the impact of ethylene.
इथाइलिन के बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, जिसका नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड है, लिख लीजिए नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो तरीके के हो सकते हैं, NO और NO2। What is the role of nitrogen oxide? The source is burning या combustion से रिलीज होते हैं of fossil fuel in automobiles. And what is the effect? ये source automobiles. Combustion of fossil fuel। तो याद रखिए एयर पोल्यूशन का जो मेजर रीज़न है वो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल ही है, राइट। तो ऑटोमोबाइल से ये निकलते हैं NO और NO2। एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट? दीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फॉर्म फोटोकेमिकल स्मॉग। इनकी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन होता है एटमॉस्फेयर में और ओजोन रिलीज होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन, ठीक है। एंड एंट्री ऑफ दीज नाइट्रोजन ऑक्साइड कॉजेज द रेस्पिरेटरी ट्रबल, जैसे कि एम्फाइसीमा है, ब्रोंकाइटिस है, स्वेलिंग ऑफ लंग्स है और अल्टीमेटली लंग कैंसर है। इन सभी के लिए ये नाइट्रोजन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इफेक्ट में लिख लीजिए। इफेक्ट में फर्स्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीजेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कॉजेस फोटो केमिकल स्मॉग। Okay, in the atmosphere and release ओजोन, ठीक है, ये भी खतरनाक गैस है ओजोन। नाइट्रोजन ऑक्साइड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन्स, ठीक है। और दूसरी भी प्रॉब्लम होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड से, कौन सी? एम्फाइसीमिया। नेक्स्ट, ब्रोंकाइटिस, स्वेलिंग ऑफ लंग, ब्रोंकाइटिस। swelling of lungs, okay, and ultimately lung cancer. तो these are impact of nitrogen oxide. नेक्स्ट आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसका सोर्स क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का मेन सोर्स है हार्मफुल गैसेस, पॉल्यूटेंट्स, एंड द मेन सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज कोल बर्निंग, स्मेल्टर्स, ऑयल रिफाइनरीज एट्सेट्रा।
कोल बर्निंग, ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, और साथ ही साथ स्मेल्टर्स, ये सभी मेन सोर्स सल्फर डाइऑक्साइड के होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और SO3 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और इसके इफेक्ट क्या होते हैं? इफेक्ट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि लाइकेन एंड मॉसेस डू नॉट ग्रो इन सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट। जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होता है, लाइकेन और मॉसेस वहाँ नहीं ग्रो करते। लाइकेन एंड मॉसेस डू नॉट grow such areas. Okay, next. Lichen and mosses are the indicator of sulfur dioxide pollution. That is very important point. कि जहाँ पर लाइकेन ना हो, पहले पाए जाते थे, अभी नहीं पाए जाते, दैट मीन्स वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन स्प्रेड हो चुका है। एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रोड्यूसेस एसिड रेन एंड स्मॉग इन द एटमॉस्फेयर। It also produces acid rain, and smog in the air, ठीक है। इसकी वजह से स्मॉग भी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्मोक। स्मोक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? द स्मोक इंक्लूड्स सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO, CO, CO2 लाइक दैट। ये सभी आ जाते हैं स्मोक के अंदर। SO2, SO3, NO, NO2, ओके, प्लस CO, CO2। ये सभी स्मोक बनाने में हेल्पफुल होते हैं।